Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Marina Amir and today we are going to start bioenergetic chapter. And basically इस चैप्टर में हम लोगों को जो मेन, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर की वजह से इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें हिसाब किताब और बजटिंग का ख्याल रखना होता है. अब ये क्या बोल रही हूँ मैं, मीन्स कि ये कि इसमें हमें जो मेन टॉपिक्स है ना वो है ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल. और इन तीनों में हमें ये भी याद रखना होता है कि कहाँ कौन सा एंजाइम ऐड हुआ है, कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है और कौन से रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, कौन सा सबस्ट्रेट ऐड किया हुआ है. और बल्कि बस ये याद नहीं करना होता कि कौन सा ऐड हुआ है, बाकी ये भी याद करना होता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मतलब 2 ऐड हुए हैं या 1 ऐड हुए हैं, वो हमें बिल्कुल बजटिंग के हिसाब से पूरा याद करना पड़ता है और मेमोराइज़ भी करना पड़ता है. कॉन्सेप्ट्स अगर हो ना तो फिर मेमोराइज़ करने की नीड नहीं होगी. इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर में जिस तरह पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि इसके MCQs बहुत ही टफ आते हैं. बट अगर जिसने ये वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए, बिल्डअप कर लिए, सो वो तो टेंशन नहीं ले, उसके MCQs क्लियर हो जाएंगे. सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जेटिक. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है. और एंजाइम के जिन व्यूअर्स ने मैंने देखा हो लेक्चर तो उसमें मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म क्या है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स आती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स जहाँ फूड ब्रेक डाउन होता है एंड एनाबॉलिज्म मीन्स फ्रूट फॉर्मेशन. एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म. किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन हो रहा होगा ना, बेसिकली उसका सम कर दो. मीन्स कैटाबॉलिज्म हो रहा हो किसी सेल में, एनाबॉलिज्म हो रहा हो, जो भी रिएक्शन हो रहा हो वो मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं उसको. अब जो चैप्टर इसका मेन पर्पज़ है वो है बायो एनर्जेटिक. एंड बायो एनर्जेटिक की हम सिंपल डेफिनेशन देखें, सो द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रांसडक्शन. हेयर ट्रांसडक्शन की मीनिंग है फ्लो ऑफ एनर्जी. The quantitative study of the energy transactions that occur in living cells and the nature and function of the chemical process underlying these transaction. Means हमें यहाँ ये याद करना है कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, मतलब क्वांटिटिव स्टडी है इसमें कि कितनी एनर्जी जहाँ ऐड हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, कौन सा मॉलिक्यूल कब ऐड हुआ है, कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है. सो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है. एंड अच्छा, रिएक्शंस में ना 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं. एक होता है एंडरगोनिक और दूसरा होता है एक्सरगोनिक. एंडरगोनिक को हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस और एक्सरगोनिक को हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीजिंग या और वी कैन से एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. अब हम बायोएनर्जेटिक चैप्टर का पढ़ रहे हैं, सो हमें बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का हमें डिफ्रेंशिएट आना चाहिए. रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स यहाँ फूड ब्रेक डाउन होता है. फोटोसिंथेसिस इट्स एनाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ फूड फॉर्मेशन होती है. अब कौन सा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं. अब रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में ये दोनों कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट होते हैं. यहाँ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट होते हैं और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट होते हैं. सो ये समझ लो कि यहाँ जो है ना रिवर्स हो रहा होता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. रेस्पिरेशन में एज वी नो कि ऑक्सीजन इन होती है, हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में अपोजिट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब जो हम एक्सेल कर देते हैं ना तो वो उनके पास चले जाता है और वो उसको इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जो एक्सेल करते हैं वो हम इनहेल करते हैं. रेस्पिरेशन में ड्राई वेट ऑफ प्लांट बहुत कम होता है, वाइल फोटोसिंथेसिस में ड्राई वेट ऑफ प्लांट ज़्यादा होता है. रेस्पिरेशन सारे लिविंग सेल्स में होता है और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ओनली इन क्लोरोफिलस, जिसको हम ग्रीन सेल्स कहते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेशन जो है वो 24 आवर्स कंटिन्यूसली हो रहा होता है और फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है. देखो 24 आवर्स मीन्स लाइट में भी होता है रेस्पिरेशन और डार्कनेस, मतलब लाइट और डार्क दोनों में नहीं हो रहा होता रिएक्शन. बट यहाँ बोला हुआ है कि डे टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ लाइट में होता है सिर्फ रिएक्शन. अच्छा, रेस्पिरेशन में जो हम CO2 एक्सेल करते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमने जितना ऑक्सीजन इनहेल किया है. वाइल फोटोसिंथेसिस में अपोजिट होगा, वो जितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उन्होंने ऑक्सीजन एक्सहेल किया है. रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सरगोनिक रिएक्शन है. एक्सरगोनिक मीन्स एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, वाइल फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक. अच्छा, जो इन दोनों में कॉमन है ना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, वो ये है कि ये दोनों ही रिडॉक्स प्रोसेस कहलाता है. दोनों ही रिडॉक्स प्रोसेस है और ये इसकी ये कह सकते हैं हम, ये कॉमन फैक्टर है. बाकी फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है.
और रेस्पिरेशन हम इस चैप्टर में एनर्जी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगी फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कौन सा रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कहाँ रिडक्शन होती है, कहाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन में कब होती है, जब कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस में कब होती है, जब वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। वाइल रिडक्शन जब होती है रेस्पिरेशन में, जब ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता है, एंड रिडक्शन फोटोसिंथेसिस में जब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब मैं यहाँ रिएक्शन शो करती हूँ, ये देखें 6 ऑक्सीजन कंबाइंस विद ग्लूकोज, और रिएक्शन में क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 673 के कैलोरी एनर्जी। अब देखो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, दैट्स वाई हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। यहाँ आए तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर एंड 673 के कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है, रिएक्टेंट साइड पे, मींस इंटर हो रही है। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस को हम एंडरगोनिक कहते हैं, एनर्जी कैप्चर प्रोसेस कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस कहते हैं। और प्रोडक्ट में यहाँ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मींस ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन मिल रहा है। वाइल रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो यहाँ तक डेफिनेशन है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम ब्रीथिंग को कहते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है। नो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होती। रेस्पिरेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म, एंड ब्रीथिंग जो है वो उसका सब स्टेप होता है ना, वो कह सकता है, मतलब उसकी टाइप है ब्रीथिंग एक ब्रॉड टर्म नहीं है, रेस्पिरेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म। अच्छा, आगे है कि टू रिलीज मेटाबॉलिकली यूजेबल एनर्जी। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, रिलीज मेटाबॉलिकली यूजेबल एनर्जी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को कहते हैं, जो अभी हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ईटीसी में। हम यहाँ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में देखें, मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म, एंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में देखें तो ब्रीथिंग आता है, जिसमें मैंने बताया टेक ऑफ ऑक्सीजन गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। अब देखो रिलीज एनर्जी होती है और ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स यहाँ कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और रिलीज एनर्जी मीन्स एक्सर्गोनिक होता है। डेट्स वाई हम रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक और एक्सर्गोनिक कहते हैं। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन पे चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोबिक को। एरोबिक में ये तो सबको ही, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा होता है, और इसमें रिएक्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही होती है, 673 के कैलोरी एनर्जी। अब एनारोबिक में आते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम अगर दूसरा नाम भी दें तो फर्मेंटेशन होता है। अब फर्मेंटेशन में देखें तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, अब इसमें सिंपली है, एनारोबिक है मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा। इसमें भी अब 2 टाइप्स हैं एनारोबिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ना, प्लांट यीस्ट बैक्टीरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो प्लांट्स, यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है, वाइल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनिमल्स और फंजाई में होता है। इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ देखें आप 6C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल, और एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है, 28 के कैलोरी एनर्जी। अच्छा, ये एक MCQ बताती हूँ मैं आपको। अगर क्वेश्चन आए कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल रिलीज़ होता है, मिथाइल अल्कोहल रिलीज़ होता है, कौन सा अल्कोहल रिलीज़ होता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इथाइल अल्कोहल, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इथेनॉल। एंड लैक्टिक एसिड में अगर हम रिएक्शन देखें सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है C3H6O3 जो 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ अब मैं आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन का अभी देने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ऑब्लिगेट एरोब क्या होते हैं और फैकल्टेटिव एरोब क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जो नेसेसरी हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और एरोब तो हमें पता है जो जिनको ऑक्सीजन की नीड हो। अब ह्यूमंस जो है, अच्छा फैकल्टेटिव किसे कहते हैं, जिनकी प्रेफरेंस ना हो। एरोब फैकल्टेटिव एरोब का मतलब क्या है, जिनकी ऑक्सीजन प्रेफरेंस ना हो, लेकिन अगर ना भी हो तो ठीक है, अगर हो भी मिल भी जाए ऑक्सीजन तो एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब उनकी प्रेफरेंस नहीं है कि ऑक्सीजन लाजमी है। अब आप ये बताएं कि ह्यूमंस जो हैं वो ऑब्लिगेट एरोब हैं या फैकल्टेटिव एरोब। ह्यूमंस आर
ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब क्यों है? क्योंकि इनको ह्यूमंस को ऑक्सीजन नीड होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल उसी की वजह से पॉसिबल है, वरना इम्पॉसिबल होगा हमारा सर्वाइवल। दैट्स वाई ह्यूमंस आर ऑब्लिगेट एरोब। और फैकल्टेटिव एरोब क्या है? जिनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो वो सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ अब स्टडी करेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एक यूनिवर्सल स्टेप है। यूनिवर्सल स्टेप का मतलब क्या है? एदर इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, एरोबिक में हो, एनारोबिक में हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जिस टाइप का भी ऑर्गेनिज्म हो उसके साथ जो भी रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल या ईटीसी, उसका फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होगा, जो यूनिवर्सल स्टेप है। अब हम चलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस होती है। अभी हम इसका फुल रिएक्शन देखेंगे कि 2 पायरुविक एसिड में कितनी ज़्यादा कन्वर्जन्स होती हैं, कौन सा कहाँ से सबस्ट्रेट इंटर होता है, कौन सा कहाँ से एटीपी आता है, कौन सा एंजाइम आता है। सो बेसिकली अभी सिंपली हम इक्वेशन में देखते हैं कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ही नहीं। अब आगे देखें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्रेब्स साइकिल होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा विद द रिमूवल ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में फर्मेंटेशन भी होगा, क्योंकि बीच में अगर फर्मेंटेशन होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड इथेनॉल बनेगा। बाकी अब मैं आपको बताऊँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये आप लोग को याद रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है इनकी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट लेवल क्या है, ऑक्सीडेटिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर MCQs, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आपने याद कर लिया सो आपका आधा चैप्टर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम पॉइंट्स की तरफ। एनर्जी आउटपुट ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एनर्जी आउटपुट होता है वो होता है 673 के कैलोरी एनर्जी। नाउ टोटल नंबर ऑफ ATPs आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। ऐसे टोटल नंबर पूछा है तो 38 होते हैं, बट अगर नेट गेन पूछा जाए तो 36, क्योंकि 2 ATP जो है ना वो इन्वेस्ट हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। अभी हम स्टडी करेंगे किस तरह, तो वो 2 ATP इन्वेस्ट हो जाते हैं। 1 ATP 7.3 के कैलोरी एनर्जी हमें प्रोडक्ट में देता है। टोटल एनर्जी यूटिलाइज बाय सेल, अब एक सेल यूटिलाइज कितना कर रहा है एनर्जी। अब देखो एक सेल में 36 ATP हैं और एक ATP में 7.3 एनर्जी है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 263 के कैलोरी एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, अब देखो 673 में से हम माइनस करेंगे 263 में, तो जो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 410 के कैलोरी एनर्जी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, साइड्स ऑफ स्टेजेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें 2 ATP हमें प्रोडक्ट में मिलता है। क्रेब्स साइकिल जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो 2 ATP हमें रिजल्ट में देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और यहाँ हमें 32 ATP रिजल्ट में मिलता है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो उसका यूनिवर्सल स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम चलते हैं, जो मैं आपको बोल रही थी सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो उस पर चलता है। वो है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। Carboxylation, addition of carbon dioxide, decarboxylation, removal of carbon dioxide, hydration, addition of water, dehydration, removal of water, hydrogenation, addition of hydrogen, and dehydrogenation, removal of hydrogen. Redox, in which oxidation and reduction क्या हो, कपल में हो रहा हो। कपल मीन्स simultaneously, मतलब एक साथ हो रहा हो। Phosphorylation, addition of phosphate। अब अच्छा, यहाँ आ गई बात एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा हो। फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रेशर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा हो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ डीफॉस्फोराइलेशन, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट को कहते हैं हम डीफॉस्फोराइलेशन। अब हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस,
क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो ये 3 टॉपिक्स ही हैं जिस पे बेस्ड हुआ हुआ हमारा चैप्टर। और MTCAT के लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि बायोएनर्जेटिक में हमें बजटिंग याद करनी है कि कहाँ से कौन सा एंजाइम आया है, कौन सा मॉलिक्यूल आया, कितने मॉलिक्यूल बने, और सारी क्वांटिटी हमें याद करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगी, कहाँ ये किस तरह याद करना है आपको, किस तरह मेमोराइज़ करना है और किस तरह आपको फुल रिएक्शंस को मेमोराइज़ करना है। सो स्टे ट्यून विथ मी। अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।